Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. तेजी से बदलते इस दौर में जहां मॉडर्नाइजेशन की आड़ में पुराने शहर अपनी पहचान खो रहे हैं, लखनऊ आज भी पकड़े बैठा है बीते वक्त की उस रेशमी डोर को जिससे अवध का सुनहरा इतिहास जुड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी उन गिने चुने शहरों में से एक है जिनकी अपनी एक अलग शख्सियत है। देश भर में शायद ही ऐसा कोई शहर हो जो शाम अवध की खूबसूरती और यहां के गलियों से निकले जायके का मुकाबला कर सके। अवध के नवाबों की विरासत नजर आती है यहां के पहनावे में, उर्दू जुबान में और अवध के बेमिसाल खाने में। ये वो शहर है, शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्ते खिरां में बहारां कहें जिसे। बहुत सुकून की ज़िंदगी है। हर तग़य्युरात के बाद 1857 के उस जंग के बाद तबाह और बर्बाद होने के बावजूद लखनऊ अभी भी बहुत ही ज़्यादा हुनरमंदों से भरा हुआ है। और ख़ुसूसन ये जो खाने और पकाने के सिलसिले से बात है, जो जायका है, जो कॉम्बिनेशंस हैं, गली और कूचों में आपको वो जायका मिल जाता है वो इतने कम पैसों में और इतनी वैरायटी कि शायद ही किसी शहर में मिले। लखनऊ का दायरा आज भले ही 40-50 किलोमीटर में फैले एक शहर का हो, मगर अवध वो प्राचीन रियासत है भारत की जहां हिंदू धर्म के अनुसार श्री राम का राज्य था और मध्य युग में मुगलों के शासन के दौरान ये एक महत्वपूर्ण सूबा था उनकी रियासत का। अकबर आज़म मुग़ल एम्परर ने पूरे हिंदुस्तान को 12 सूबों में 12 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जिसमें एक प्रोविंस था अवध। अवध संस्कृत लफ्ज़ है, वध यानी डिस्ट्रक्शन, अवध जो कि डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। ये बहुत बड़ा सूबा था। इसके 3 बॉर्डर्स नेपाल से मिलते हैं और एक टुवर्ड्स कानपुर गंगा के इस किनारे तक। तो दिस वाज क्वाइट ह्यूज, फर्टाइल और यहाँ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। 18वीं सदी की शुरुआत में मुगलों के पतन के बाद हैदराबाद और अवध 2 प्रभावशाली रियासतों के रूप में उभरी, जिन्होंने मुगलिया अदब और तहजीब को आगे बढ़ाया। और इसी दौरान अवध की शाही रसोइयों में मुगलिया खाने को एक नया आयाम मिला। यहाँ लखनऊ में आपको बहुत से वो उस ज़माने की रवायतें मिलेंगी। उसके अलावा जो यहाँ पर रस्म रवाज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और ख़ुसूसन ये जो कुलिनरी आर्ट है, खाना और पकाना उससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं,
पहले जब शाही थी, जब नवाबी थी, ज़ाहिर है कि बावर्ची खाने जो थे वो शाही होते थे, दावतें आलीशान होती थीं, एक से एक कुज़ीन के नमूने होते थे और जोड़ होते थे। लखनऊ के रहने वालों का मानना है कि उनके खाने से बेहतर खाना हिंदुस्तान तो छोड़िए दुनिया में कहीं नहीं है। नज़ाकत, नफासत, नियामत, जो कुछ खाने के गुण हो सकते हैं वो सब उनके अवधी दस्तरखान में मौजूद है। तो पहले ये जो नवाबी थी ये फैज़ाबाद में थी, वहाँ से असफुद्दौला के ज़माने में वो लखनऊ की तरफ आई और फिर एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने वो बड़ा इमाम बाड़ा बनवाना शुरू किया। तो जो दुनिया में शायद पहला फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, उसके बारे में ये कहा जाता है कि दिन में बनता था, फिर रात को तोड़ा जाता था, फिर दिन में फिर बनता था ताकि लोगों को काम मिले। अब ये बात सच झूठ जैसी हो, और कहते बड़े बड़े देग यहाँ लगते थे, उसमें जो खाना पकता था उससे दमपुख्त ईजाद हुआ। 1784 में निर्मित ये बड़ा इमाम बाड़ा आज भी लखनऊ का परिचय चिन्ह है। माना जाता है कि इसके निर्माण के दौरान हजारों मजदूरों के लिए गोश्त, चावल, सब्जी और मसालों को बड़े बड़े देग में डाल धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया जाता था। और एक दिन नवाब असफुद्दौला इस बिरयानी नुमा खाने की खुशबू से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने खानसामों को ये डिश शाही रसोइयों में बनाने की हिदायत दी, जिससे जन्म हुआ दमपुख्त पाक शैली का, जहां दम का मतलब होता है हवा देना और पुख्त का मतलब होता है पकाना। दमपुख्त के साथ ही बड़े इमाम बाड़े की दहलीज पे एक डिश का भी जन्म हुआ, जिसकी महक आज सारे विश्व में फैली है। दम बिरयानी वो मामूली खाना था जो बड़े इमाम बाड़े को बनाने वाले मजदूरों को परोसा जाता था, और अपनी खुशबू और बेमिसाल स्वाद के कारण आज ये अवधी और निजामी कुजीन का परचम बन गई है। ये दम बिरयानी तांबे यानी कॉपर के पतीले में पकाई जाती है, जो खाने में अपना तत्व मिला खाने को सेहतमंद बनाता है। 3500 साल पहले रचित ऋग्वेद में भी तांबे के बर्तनों में चावल पकाने का जिक्र मिलता है, और इन पतीलों में बनी अवधी दम बिरयानी पकाना एक हुनर है जो सिर्फ पुश्तैनी या मजे हुए खानसामों को ही आता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मसालों की लिमिट हर चीज़ की। जैसे बिरयानी है मटन, तो उसमें 1 किलो में 200 ग्राम घी पड़ेगा, 1 लीटर दूध पड़ेगा, लौंग इलायची वगैरह ये सब पड़ेगी। वो कॉपर के ही पतीले में भुनेगा और उसी में वो चढ़ेगा। फिर जौतरी इलायची है, मीठा इतर है, केवड़ा है, ये सब मिला के उसको दम की जाती है। आटे की सील लगा के और उसको दम कर दी जाती है बिरयानी। ये दम जो है, तो जब बिरयानी और का मटन और चावल बॉयल करके जब लगाते हैं हम लोग भगोने में, तो धीमी आंच पे डाल देते हैं और उसमें कर्रा कर्रा आटा गूंद के उसके चारों तरफ लगा देते हैं और ढकना बंद देते हैं। तो वो उसमें से स्टीम बनती है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो बना है वो इसी को देख के बना है। जो कुकर का काम है वो दम का काम है, और उसकी पहचान ये है कि जब वो किनारे से वो भाप देगा तो समझ लिए हो गया। बिरयानी शब्द अपनी जड़ें पाता है फारसी जुबान में, जहां बिरया का मतलब होता है तला हुआ या भुना हुआ, और ऐतिहासिक दस्तावेजों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक फारसी डिश थी जो 13वीं और 14वीं सदी में भारत पहुंची, और आने वाले सालों में ये मुगलिया दस्तरखान का एक अहम रत्न बनी। देखिए, बिरयानी जो है, एक है बिरयानी, एक है पुलाव। तो बिरयानी जो है 2 दिन में तैयार होती है, और जब वो खाई जाती है तो उंगलियां चिपकती हैं। असली बिरयानी जो आदमी खाए तो उंगली चिपके। पुलाव तो मतलब ये है कि वो तो चावल उबाले, गोश्त भुना, डाल दिया, हो गया, समझे आप। बिरयानी की जो वैरायटियां हैं 365 हैं, 365 साल के 365 दिन, और बिरयानी की वैरायटी 365।
एक बिरयानी रोज हम आपको खिलाते, अगर आप साल भर तक आए हमारे पास, नई चीज होगी। कच्ची, दम, तहरी और नूर महली के साथ न जाने कितने तरह की बिरयानी, सालन और कोरमों से सजती है अवधी दस्तरखां की शान शौकत, जिसमें स्वाद की कई परतें नफासत से तह लगी हैं। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको अगर सोचने की हम लोग कोशिश करें तो लखनऊ की कोई औकात, वो लफ्ज़ थोड़ा ख़राब नज़र आता है मगर सुनने में, मगर उसके पहले नहीं थी जब तक दिल्ली उजड़ी नहीं थी। तो यहाँ जितने लोग कारीगर थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, वो सब छोड़ छोड़ के भागने लगे, क्योंकि दिल्ली में उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं थी, उनका माल असबाब महफूज नहीं था। और इसका फ़ायदा हुआ उन छोटी छोटी रियासतों को जो दिल्ली से कुछ दूर थी, मसलन रामपुर, मसलन लखनऊ, मसलन हैदराबाद, मसलन भोपाल। तो ऐसा इस कारण हुआ कि जो कारीगर थे, वो संगीतकार थे, कलाकार थे, कवि थे, खाना बनाने वाले थे, ऐसी जगह पहुंच गए जहां लोग उनको वजीफे दे सकते थे, उनको रख सकते थे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अवध के खाने का विकसित होना दिल्ली के टूटने बिखरने और मुगलिया ताकत के कमज़ोर होने के साथ हुआ है। हमारे देश में सैकड़ों ऐसी भाषाएं और कलाएं हैं जो सरपरस्ती ना होने की वजह से रोजाना दम तोड़ती हैं, और क्विजीन भी इसी तहजीब का एक हिस्सा है, जिसे अगर असली कद्रदार ना मिले तो ये धीरे धीरे घुल जाती है। अवध के बावर्ची खानों का स्वाद आज भी दम भरता है यहां के बचे खुचे नवाबों की रसोइयों में। देखिए, जो ज़बान है ये तहज़ीब की एक अलामत है, जायका इसी ज़बान में है। अब जो टेस्ट हैं, जो हमारी कुलिनरी आर्ट है, जो प्लेट है, ये दस्तरखान है, और इसमें जो खूबियाँ हैं, ये जो मुग़लाई डिशेस हैं, ज़ाहिर है कि जो कुज़ीन है और कुलिनरी आर्ट है, इसमें 3 फंडामेंटल्स हैं। पहली चीज़ है जायका। खाना जो है, ग़िज़ा जो है, इट शुड बी डिलिशियस, जायक़ेमंद हो, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी चीज़ ये है खुशबूदार हो, इट शुड बी एरोमेटिक, कि यहाँ पक्के और वहाँ खुशबू जाए। और तीसरी चीज़ ये है, इट शुड बी रिच, इट शुड बी एनर्जेटिक, कि अगर आप खाएं, नौश फरमाएं, तो आपके अंग को लगे और आपकी टमी के ऊपर बाढ़ ना हो, यानी इट शुड नॉट कॉज इंडाइजेशन, इट शुड बी एनर्जेटिक एंड इट शुड बी फुल विद वाइटैलिटी। गोश्त, मुर्गे और तीतर बटेर से अवध में कई तरह के सालन, पसंदे और मुसल्लम बनाए जाते हैं, जिनके स्वाद के सामने शब्द फीके पड़ जाते हैं। अवध के दस्तरखान में एक बड़ी मशहूर चीज़ है मुसल्लम चीज़ें, मुसल्लम मछली, मुसल्लम मुर्ग, मुसल्लम बटेर, मुसल्लम रान। अब तो कुछ लोग मुसल्लम गोभी भी पेश करने लगे हैं। मुसल्लम लफ्ज़ का मतलब है, ये सालिम से बना है। सालिम यानी सलामत, जो चीज़ इंटैक्ट हो, होल हो। अगर कोई चीज़ तशरी में आपके सामने पेश की जाती है, पूरी की पूरी रान, पूरे का पूरा मुर्ग, तो अब कहने वाले तो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में ये सब होता था कि मुसल्लम ऊँट होता था, मुसल्लम ऊँट के पेट में मुसल्लम बकरी होती थी, मुसल्लम बकरी के पेट में मुसल्लम मुर्ग होता था, मुसल्लम मुर्ग के पेट में मुसल्लम बटेर होती थी, उसके पेट में बटेर का अंडा होता था, वगैरह वगैरह। मगर इस कहानी को छोड़ भी दें तो खाने में और देखने में मज़ा बड़ा आता है अगर कोई चीज़ पूरी आपके सामने एक नए तरीके से पेश होती है, और उसमें कई मज़े हैं। उस मुसल्लम के भीतर से भी कुछ निकलता है, उस मुसल्लम में कुछ जायका भी ख़ास होता है। और लखनऊ में जैसे मसलन मुसल्लम रान है तो वो बहुत लपटवा मसाले के साथ आती है। कुल मिला के ये चीज़ें मैं जो अर्ज़ कर रहा था कलनरी विट का हिस्सा है कि इनका खाने के जायके से उतना ताल्लुक़ नहीं है जितना इससे कि पेश करने का तरीका, प्रेजेंटेशन कैसा। यूं तो पूरे जानवर को पकाकर खाने का दस्तूर मानव इतिहास में हजारों साल पुराना है, मगर मुसल्लम कुकिंग को हिंदुस्तान में बढ़ावा मिला मुगलों के शासन के दौरान, और 18वीं सदी में अवधी खान सामों ने इस शैली को बारीकी से विकसित किया। जहां देश के बाकी मुसलमान रियासतों में बकरे के गोश्त को ज्यादा पसंद किया जाता था, वहीं अवध के नवाबों को पक्षियों का मांस ज्यादा जायकेदार लगता था।
अब याद करते करते याद आता है कि लखनऊ में पहले देखिए बकरा खाने का, बकरी खाने का कोई ख़ास रिवाज चलन था नहीं, कभी कभार बनता था, मुसल्लम बन गया, कोई कोरमे बन गए, वरना चिकन पे जोर ज़्यादा था कि मुर्ग ज़्यादा बनेगा, बटेर ज़्यादा खाया जाएगा, चिड़ियाँ बनेंगी। जहां आज आम लोगों के घरों में चिकन ने बटेर, तीतर और बतख से बने डिशेस पे ग्रहण लगा दिया है, लखनऊ के नवाब इन सब पक्षियों का आज भी लुत्फ उठाते हैं। वैसे बटेर खाने का रिवाज भारत में काफी पुराना है और आयुर्वेद के पितामह चरक भी इस बटेर के सेवन को स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताते हैं। अवध के बावर्ची खानों में इस बटेर को लबाबदार बनाया जाता है, जिसका सरल अनुवाद होता है ग्रेवी या वो सॉस जो गाढ़ी हो और जिसे ज़ुबान पे रखते ही मुंह में एक हल्के मीठे स्वाद का फव्वारा फूट जाए। सेंट्रल एशियन और फारसी खाने से निकले मुगलिया खाने को अवध में और बारीकी से तराशा गया, जिसमें गोश्त की नरमी और सूक्ष्म स्वाद को काफी महत्व दिया गया और इसी सिलसिले में कई और डिशेस भी शामिल हुई अवधी रसोइयों में, जैसे कि मटन पसंदा जो बनता है बोनलेस मटन में फिले बनाने से, और इसी बोनलेस मटन से बनता है पसंदा कबाब जो लखनवी नवाबों की पसंदीदा डिश थी। जैसे अगर अंग्रेजी मुहावरे को आप इस्तेमाल करें तो लखनऊ के खाने में कलिनरी विट बहुत ज़्यादा है कि आप आदमी को दंग रख देना चाहते कि भाई चीज़ क्या खिलाई। हम जिसे नमकीन समझ रहे थे वो तो शक्कर की चीज़ थी, मिठास लिए हुई थी, जिसको हम मीठा समझ रहे थे वो कोरमा था। तो आजकल जो हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पश्चिम की देखा देखी मोलिकुलर खाना बना रहे हैं कि साहब ये पान का कोरमा था या बिरयानी की कुल्फ़ी थी, मतलब ये टेढ़े तिरछे काम अवध वाले बहुत पहले कर चुके हैं। ये सब चीज़ें जो थीं बहुत ही रौसा के मिजाज की थीं। इसमें लागत बहुत आती थी, इसमें वक्त बहुत चाहिए होता था और इसमें जिद्दत बहुत होती थी। वो लोग जो कि शौकीन होते थे, उनकी ज़बान जो थी वो इतनी सेंसिटिव होती थी, उनके खिदमतगार जो होते थे वो इतने हसास होते थे, और वो तहज़ीब दस्तरख़्वान, आदाब दस्तरख़्वान जो होता था कि दस्तरख़्वान पर बैठने के तौर और तरीक़े, निवाले को तोड़ने का तरीक़ा, मुंह तक आने का तरीक़ा, उसको चबाने का तरीक़ा, उसमें कुछ चुटकुले भी होते थे, उसमें कुछ फप्तियाँ भी होती थीं, और ये दिलचस्पी की चीज़ें हुआ करती थीं जो कि एक आम रवाज था और बहाने चाहिए होते थे, कोई बहाना मिल जाए कि दावत कर दी जाए। नवाबी अब भले ही खारिज कर दी गई हो, मगर लखनऊ के नवाबों की इस विरासत को जिंदा रखा है उनके वंशजों ने अपने खाने में, जहां कई पुश्तैनी पकवान आज भी नजाकत से पकाए और परोसे जाते हैं। गोश्त का भी मज़ा आ रहा है, कबाबों का भी मज़ा आ रहा है और कौरमे का भी मज़ा आ रहा है। अवध की कुंदन नुमा राजधानी लखनऊ आज भी अपनी जड़ें पकड़े है, और बात हो अगर लखनऊ की तो यहाँ के नवाब और कबाब, इनका कोई मुकाबला नहीं है पूरे देश में। लखनऊ की तंग गलियों में आज भी चर्चे होते हैं उन बेमिसाल किस्सों के जो यहाँ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की शख्सियत से जुड़े हैं। अंग्रेज़ों ने इस मिथक को फैलाया कि जो वाजिद अली शाह थे उनकी सरकार नाकारा और लाचार इसलिए थी कि जो कुछ खजाना था वो खाने पीने, नाचने गाने, अय्याशियों में उजाड़ते थे। मगर लखनऊ वालों को बड़ा फ़ख्र था अपने उस नवाब पर जिसने खाने पीने पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो उसके बाद भी ये ट्रेडिशन, ये दस्तूर लखनऊ का बना रहा कि मियाँ उजड़ जाए तो कोई बात नहीं, मगर खाना पीना बेहतरीन होना चाहिए, खाने पीने को लेके ज़िंदगी है। आज भी लखनऊ की गलियों में शाम को कबाब खाने निकलें तो सुनने को मिलती है एक दिलचस्प कहानी
जो जुड़ी है गलावटी कबाब की इजाद से। आम धारणा के अनुसार गोश्तखोरी और अय्याशी की जिंदगी व्यतीत करने से नवाब वाजिद अली शाह के दांत उम्र से पहले ही टूट गए, मगर ज़बां पे से कबाब का स्वाद नहीं उतरा। कबाब ना खा पाने की लाचारगी से एक दिन परेशान होकर वाजिद अली शाह ने अपने खानसामे को ये हिदायत दी कि वो एक ऐसा मुलायम कबाब तैयार करे जो मुंह में डालते ही घुल जाए और चबाने की जरूरत ना पड़े। बड़ी मशक्कत के बाद उस खानसामे ने तैयार किए गलावटी कबाब। इस घटना के 150 साल बाद आज भी ये कबाब लखनऊ की गलियों में वाहवाही पाते हैं, टुंडे मियां की दुकान पे। लखनऊ आप जाएं और बिना टुंडे के कबाब खाए लौट आएं, ऐसा हो नहीं सकता। टुंडे मियाँ के बारे में कहा जाता है कि आज से करीब 70-80-90 साल पहले एक साहब थे जो जवान थे, कनकौवे उड़ा रहे थे, छत से गिर गए, उनका हाथ टूट गया। कबाबिये बड़े मशहूर थे, वो कबाब एक हाथ से भी बनाते रहे और बड़े जायकेदार कबाब बनाते रहे, तो वो टुंडे भी मशहूर हुए और उनके कबाब भी मशहूर टुंडे के कबाब कहलाने लगे। इन कबाबों की खासियत ये है कि गलौटी कबाबों की एक किस्म है। गलौटी यानी मेल्ट इन द माउथ कबाब। इनका कीमा लगभग पाते की शक्ल का होता है। एक गलौटी कबाब वो हैं जो माही लगन पे छोटी छोटी टिक्कियाँ सिकती है, जिन्हें टुंडे मियाँ, उस्मान मियाँ आजकल बेचते हैं अकबरी मस्जिद की सीढ़ियों के सामने, जिसको उल्टे तवे के पराठे के साथ खाया जाता है, जिसको कच्ची पपीते की गलावट के साथ पकाया जाता है, जिसको धुआर दिया जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 300 मसाले मिला के आप गिन लें चाहे कौन से मसाले थे, उन मसालों को उन पर छिड़का जाता है। और उन मसालों की खासियत ये है कि ये उनमें पाचन शक्ति बहुत अद्भुत होती है और कभी भी आपको एसिडिटी, फ्लैटुलेंस या इस तरह का कार्बोनेटिव दिक्कत आपको नहीं होती है। मगर टुंडे मियाँ सिर्फ अकेले खलीफा नहीं है लखनऊ के कबाबचियों के लश्कर में। यहाँ के पुराने लोग आज भी शिकावट की शामी कबाब की कस्में खाते हैं। शामी कबाब जो हमारे यहाँ बनता चला आ रहा है पिछले 100 सालों से, वो कीमा होता है बकरे का, चने की दाल होती है, उसको गलाने के लिए दूध डालते हैं, पानी नहीं डालते हैं, और मसाले डालते हैं। मसालों में जैसे काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, लौंग इलायची है, धनिया है, मिर्चा है, गरी बुरादा है और भी मसाले हैं। ये सब डाल के उसको बॉयल किया जाता है और बॉयल करने के बाद जब चने की दाल गल जाती है, पानी सब जल जाता है, तब सिल पे पीसा जाता है। तो उसमें जौतरी इलायची है, अंडा है, ब्राउन प्याज वगैरह मिला के फ्राई कर दिया जाता है, कबाब तैयार हो जाता है। शामी कबाब यानी शाम से आया हुआ कबाब, अरबी में सीरिया को शाम कहा जाता है और इस टिक्की नुमा कबाब की इजाद भी वहीं हुई थी। ये कबाब भारत पहुंचा 13वीं या 14वीं सदी के दौरान, जब मुस्लिम सभ्यता उत्तर भारत में अपने पांव गड़ा रही थी। शामी और सीख भारत में 2 मुख्य प्रकार हैं कबाब बनाने के, और जहां शामी कबाब सीरिया से आया, सीख कबाब बनाने का सबूत आज से 3700 साल पहले से मिलता है ग्रीस के आसपास के इलाकों में, जहां निकले अवशेषों में एक सिगरी जैसी अंगीठी मिली। लखनऊ में ये सीख कबाब से बनते हैं काकोरी कबाब। काकोरी यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। वहाँ पे एक रईसों की काकोरी है, वो जो रईस हुआ करते थे, जो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ खाना ही खाते थे। और सीख कबाब जो है काकोरी वहीं से निकला है, काकोरी सीख कबाब उसी काकोरी की देन है। इन नर्म कबाबों को बांधे रखने के लिए कीमे में चने के दाल का प्रयोग किया जाता है। मज़ा ये है कि इसको कभी इमली कभी आम की लकड़ियों पर जो सेकते हैं और उसमें भी एक वो स्मोकी फ्लेवर जो आता है वो लकड़ी की सिकाई की वजह से, वो मुझे लगता है उस सीख कबाब में कभी आपको नहीं मिल सकता जो दिल्ली के तंदूर से निकलता है। उसको तो लखनऊ वाले नामुराद कबाबी कहेंगे कि उसमें कुछ बचा ही नहीं रह जाता है। अवध में जब ये कुलिनरी आर्ट आई, मोगलाई कुजीन, तो ये था कि जोड़ बनाए गए, क्या चीज़ किस चीज़ के साथ खाई जाए जिसका जायका दोबाला हो जाए। लखनऊ में इन कबाबों को खाया जाता है केसरी शीरमाल के साथ।
मैदे को दूध और घी से गूंधा गया और ज़ाफ़रान से उसकी पूंची तंदूर में लगाई गई, जो कि ज़ाफ़रानी रंग उसके ऊपर आता है, होती है। उसको कबाब के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मालूम होता है कि जन्नत से ये जायका आया है और क्या लजीज होती है। और इस शीरमाल के साथ मुगल पराठा, उल्टे तवे पे बनी रुमाली रोटी और खमीरी रोटी लखनवी कबाबों के असली जोड़ीदार हैं। तो मुझे लगता है कि अवध का खाना अवध की पहचान बन गया, और उस खाने का अगर आप कहें एक मुहावरा बड़ा अटपटा लगता है कि उसकी नज़ाकत और नफासत इस हद तक हो गई कि हिंदुस्तानी मुगलिया खाने वाले कहने लगे कि ये तो मतलब भैया फिरंगी खाना हो गया है। इसमें आप बिरयानी चिलमन में देते हैं जो बेकरी क्रस्ट, पेस्ट्री का क्रस्ट के संग आता है, खाने को आप गलौटी कबाब बना देते हैं क्योंकि आपकी दांत चबाने लायक नहीं है, आप मर्द नहीं हैं, तो आपने उसको पाते बना दिया है। तो उसमें कौरमे में आपने इतनी खुशबुएं डाल दी कि एरोमेटिक्स रह गई और गोश्त का मज़ा कहीं रहा ही नहीं। ये बहुत चिढ़ाते हैं लोग लखनऊ वालों को कि एफिमिनेट लोग आप हैं, आप बिल्कुल महरे हैं, आप ये क्या खाना खाते हैं। अगर खाना खाने होता तो रोहिल्ले पठानों का खाना खाते, अफगानों का खाना खाते, भोपाल वाला, दिल्ली वाला, रामपुर वाला। तो मुझे लगता है ये एक नोक-झोंक भी चलती रहती है। और लखनऊ वाले कहते हैं आप बिल्कुल जंगली हैं, आप वहशी हैं, आप मनहूस वाहियात लोग हैं, आपको खाने की तमीज़ नहीं है। तो ये एक चीज़ अवध के खाने के साथ जुड़ी है। खाने से जुड़ी इस नोक झोंक को लखनऊ या दिल्ली वालों ने कभी दिल पे नहीं लिया, बल्कि ये एक बहाना बन गई अपने खाने को और बेहतरीन बनाने का। अवध की शान और शौकत सिर्फ लखनऊ के दायरे में सीमित नहीं है। इस तहजीब के संरक्षक आज भी मिलते हैं लखनऊ से सटे ताल्लुकों में, जिनमें सबसे रुतबेदार हैं महमूदाबाद का घराना। जिन्होंने इसका फाउंडेशन रखा, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उनका नवाब महमूद खान नाम था। नवाब महमूद खान यहाँ पर आबाद हुए और उनके बेटों ने और लोगों ने फिर मुग़लों के दरमियान, चूँकि मैं 16वीं सदी में आ ही गया हूँ, तो लोदियों के आखिर और मुग़लों का शुरू था। उस वक्त उन लोगों ने यहाँ सारा काम मुग़लों की खिदमत में किया और कई जनरेशन्स, कई नस्लें नवाब हुए। महमूदाबाद का घराना शायद मुल्क का अकेला नवाबी परिवार हो जिन्होंने तुगलकों से लेके लोधी सुल्तानों, मुगलों और फिर अवधी नवाबों का शासन देखा। और जाहिर है कि इतनी समृद्ध और खुशहाल रियासतों का कुछ तो प्रभाव महमूदाबाद के खाने पे भी छूटा होगा। ये खाना जो है, ये इसकी जड़ें जो हैं, आपको ताज्जुब होगा कि ये बेबीलोनियन क्विजीन असल में वहाँ से इसकी जड़ चलती है। बाद में ईरानी यहूदी और सासानियन एम्पायर, उसमें इसका असर पड़ा। उसके बाद जब वो यहाँ आई तो उसमें कुछ थोड़ा सा तुर्की यानी सेंट्रल एशिया का टर्किश और कुछ हिंदुस्तान के जो मसाले थे, इसकी आमेज़िश हुई। इराक में स्थित बेबीलोन और मेसोपोटामिया का इलाका सिंधु घाटी सभ्यता की ही तरह मानवता का पालना रही है, जहां एक बड़ा शहर और संस्कृति आज से 4400 साल पहले पनपी। रेशम राजमार्ग के व्यापारी सिकंदर और फारसी हमलावर कई हजार सालों से अपने देश के तौर तरीके हमारी दहलीज तक लाते थे। इसी सांस्कृतिक आदान प्रदान के सिलसिले से उनकी पाक शैली हमारे खाने का हिस्सा बनी और कई फारसी डिशेज महमूदाबाद के दस्तरखान में आज भी परोसी जाती हैं। यहाँ पर एक ख़ास किस्म की एक खाना है जिसका नाम है शबदेग। अब जो लोग फ़ारसी जानते हैं वो ये समझ जाएंगे फ़ौरन, और जो नहीं जानते हैं मैं तर्जुमा करता हूँ कि शब के माने रात और देग के माने पॉट या वो पतीला या पतीली जिसमें वो पकता है। शबदेग जो है वो हल्दी का सालन होता है, उसमें गोश्त की बोटी होती है, शलजम पूरा होता है तला हुआ,
कोफ्ता होता है मटन का, उसमें भी अंडा भरा होता है। कोफ्ते के अंदर अंडा भरा होता है, समझे आप, और हल्दी का शुरवा होता है। इसको बोलते हैं सबडेक। तो शबदेग भी जड़ें जो हैं वो आके यहाँ तो बदल गया बिल्कुल, वो सब मसाले भी उसके बदल गया कि उसमें जो मसाले इस्तेमाल होते थे, चाहे वो शबदेग हो और चाहे और चीज़ें हों, उसमें जो यहाँ के तबीब थे, यानी जो फिजिशंस थे या जो इलाज करते थे लोग, उनकी मर्ज़ी से वो मसाले बदलते रहते थे। और इसीलिए जायका भी जो है, मज़ा भी जो है, वो हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग होता गया है। ये उस जगह की जो मौसम होता था, उसकी जो सरजमीन होती थी, उसके हिसाब से उसको बदला जाता था। और जिस ख़ानदान की पेट्रनेज में, यानी जिसकी सरपरस्ती में वो पकते थे खाने, उस ख़ानदान के मिजाज को भी लिया जाता था। जाड़ों में खुसूसन ये चीज़ बनती थी। हमारे खाने के तौर तरीकों का एक अहम हिस्सा था उसमें डलने वाली सामग्री, गोश्त, सब्जी और मसाले। आज भले ही किसी भी मौसम में कुछ भी खाने का रिवाज हो, मगर 20वीं सदी से पहले खाना बनाने के सख्त नियम थे। जाड़ों के ज़माने में शलजम अच्छे होते थे, होते हैं और होते थे। बेवक्त की तरकारी नहीं खाई जाती थी। यानी अगर आ भी जाए कहीं से शलजम, एक तो आ नहीं सकता था वगैरह, या कोई ऐसी चीज़, तो उसको उस वक्त नहीं खाते। आलू वगैरह तो ये सब बहुत बाद में आए हैं, मगर आ गए। और उनका भी मिजाज, आलू के बारे में तबीब जो हैं, हकीम जो हैं, उनकी राय बहुत अच्छी नहीं। तो आलू के लिए उसको यूँ समझना है कि दूसरे दर्जे की वो चीज़ है, पहले दर्जे की चीज़ नहीं। चुकंदर पहले था। टमाटर के बारे में भी हकीम और तबीब उसको भी दूसरे नंबर पर रखते हैं, उसको इतना अच्छा नहीं समझते। तो पहले वक्त में ये थे नहीं चीज़ें। इन्हीं नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए कई नायाब खाने जैसे रान कबाब, कुंदन कलिया, नूर महली पुलाव, कच्ची बिरयानी और गोश्त का सालन आज भी महमूदाबाद की शाही रसोइयों में पकाए और सराहे जाते हैं। अब क्या करें, पुराने आइटम जो पुराने लोग हैं वही खा सकते हैं, पुराने आइटम पुराने खा सकते हैं। हम कुछ भी बनाए 40 साल 50 साल पुराना आइटम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। उनको समझ ही नहीं, उनको बता रहे वो क्या खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, पास्ता खाएंगे, नाश्ता खाएंगे, समझे आप। वो खा लेंगे एसिड का, जाके बड़े बड़े होटलों में खाओ और बड़े बड़े अस्पतालों में मरो जाके। हकीकत बता रहा हूं आपसे। इस बात में कितनी हकीकत है ये तो भगवान ही जाने, मगर इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि खाने की तहजीब में मिलावट होने से बचाव कर रहे हैं महमूदाबाद जैसे घराने, जहां पुरानी पाक शैलियों को आज भी जिंदा रखा गया है। एक कहावत है फ्रांसीसी में कि La bonne cuisine est la base de véritable bonheur, और इसका तर्जुमा जो उर्दू में हम लोग करेंगे वो होगा कि अच्छा खाना असली खुशी की बुनियाद है। असली खुशी के बारे में तो बात करना वो एक फ़लसफ़ी बात होगी, मगर अच्छा खाना जो है वो एक हिस्सा है इस माशरे का, वो अलग नहीं कर सकते। जो वो कच्ची बिरयानी थी उससे बेहतर कच्ची बिरयानी मैंने कब खाई, मगर इसमें मसाले बड़े मुनासिब हैं। ये मज़े में अच्छी है, मगर इसमें नहीं, इसमें वो फूर हो गया, यानी ज़्यादती हो गई। किसी चीज़ की खुशबू है, हाँ वही तेज हो गई, तेज हो गई, और दो चीज़ें तेज है। जहां खानसामे एक मूर्तिकार की बारीकी से इन खानों को तराशते हैं, वहीं इन्हें सरपरस्ती देने वाले महमूदाबाद के नवाब एक जौहरी की बारीकी से इन्हें सराहते भी हैं।
लखनऊ के खानसामे और कबाबची जितनी इफरात से गोश्त बनाते हैं, उतना ही जोर यहाँ मीठे पकवानों पे भी दिया जाता है। और लखनऊ की कोई दावत पूरी नहीं होती कुछ मीठा तोड़े बिना। बहरहाल लखनऊ जो है मिठास के लिए भी बहुत माना गया है। यहाँ के ऊपर चाहे वो लबे माशूक हो, फिरनी हो, शाही टुकड़ा हो या मुख्तलिफ मुरब्बे हों और इस तरह के मिठास हो, आजकल जैसे काली गाजर है उसका हलवा हो बालाई के साथ, बहुत लजीज, बहुत अच्छा है। अवध के नवाब एक नायाब हलवा खाते आ रहे हैं जिसमें काली गाजर को घो उसे गुड़ या शक्कर के साथ धीमी आंच पे पकाया जाता है। जहां उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में जाड़े के मौसम में नारंगी से लेके सूखी लाल रंग के गाजर का हलवा मिलता है, वहीं ये काली गाजर का हलवा गाढ़े जामुनी रंग का होता है। हलवा असल में एक अरबी शब्द है जो वहां से ईरान पहुंचा और करीब 12वीं सदी में यह हिंदुस्तान आया, जब इस्लाम उत्तर भारत में फैलने लगा। और जिस गाजर से यह हलवा बनता है उसका असल घर है अफगानिस्तान, जहां से यह भारत और मध्य एशिया पहुंची कई सौ साल पहले। काली गाजर के हलवे के साथ एक और खूबसूरत और लजीज मिठास है अवधी दस्तरखान में, जो बनती है अंग्रेजी डबल रोटी यानी ब्रेड के साथ। मेवे, ब्रेड और चीनी से बनने वाला शाही टुकड़ा या डबल का मीठा अपनी तासीर में इंग्लिश ब्रेड पुडिंग से काफी मिलता जुलता है। और यही शाही टुकड़ा 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में निजाम और अवध के शाही रसोइयों में बनने लगा, जिस समय अवधी दस्तरखान अपने शिखर पे पहुंचा। जहां मुसलमान अपने साथ हलवा लाए और अंग्रेजों की देखा देखी ये शाही टुकड़ा बनाया, वहीं 12वीं और 13वीं सदी में जब इस्लाम उत्तर भारत पहुंचा तो उन्होंने एक पारंपरिक हिंदू मिठाई को अपने स्वाद अनुसार ढाला। खीर, जिसे हिंदू धर्म में विष्णु के क्षीर सागर का दर्जा प्राप्त है, हमेशा से जुड़ी रही है हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के साथ। शादी ब्याह हो या फिर कोई त्योहार, इन सब में खीर का प्रयोग देखने को मिलता है। और मुसलमानों ने इस खीर को ले इजाद किया फिरनी का, जिसमें साबुत चावल की जगह पिसा हुआ चावल या चावल का आटा इस्तेमाल होता है। ये फिरनी आज पूरे देश में मशहूर हो जगह जगह मिलती है, मिट्टी के कुल्हड़ों में। अवध की शाही रसोइयों में कई और तरह के मिष्ठान जैसे मर्जीपान और मीठी गिलौरी देखने को मिलते हैं। अवध का खाना ज़बां पे तो मेहरबान होता ही है, साथ ही अपनी सूरत और खुशबू से ये खाने वाले का दिल जीत लेता है। और क्योंकि ये खाना यहाँ के नवाबों के लिए परोसा जाता था, अवध के शाही हकीम इस खाने में ऐसी बूटी और भस्म मिलाते थे जो शरीर में कामोत्तेजना जागृत करे। और एक जोर अवध के खाने में और है कि नवाबों के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो इतनी अय्याशी करते थे कि बेचारे जवानी के पहले ही बूढ़े हो जाते थे, तो उनको अपने बदन में खून को गर्म रखने के लिए कुछ कुश्ते माजून की ज़रूरत पड़ती थी। तो हकीमों ने अवध के खाने में कुछ वैद्यों से उधार लेकर आयुर्वेद के वो नुस्खे डाले जो कुश्ते कहलाते हैं।
कुश्तों की कहानी बड़ी मज़ेदार है कि जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया अपने गुस्से से, तपस्या जब उनकी भंग कर रहा था, तो कामदेव राख हो गया। तो उसकी जो राख थी, उसकी बीवी ने बड़ी मिन्नत की, तो शिव ने कहा देखिए वो तो राख हो गया, उसको तो मैं ज़िंदा कर नहीं सकता, मगर उसकी राख हमेशा ज़िंदा रहेगी, उस पर कामदेव का असर बाकी रहेगा। तो कई चीज़ों की राख ऐसी है जो भस्म है, वो सोने की भस्म हो, चांदी की भस्म हो, हीरे की भस्म हो, मोती की भस्म हो, जिसमें माना जाता है कि वो आदमी के बदन में फिर से लिबिडो उसका फिर से ताज़ा कर देती है। तो लखनऊ के खाने का एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा ये है कि यहाँ के खाने में कई ऐसी चीज़ें पड़ती हैं, कभी कस्तूरी हो, कभी केसर हो, कभी सोना हो, जो आम आदमी को फिर से जवान बना देती हैं। जिन खानों को हम आज एफ्रोडीजियक्स के नाम से जानते हैं, अवध में उन्हें कुश्ता कहा जाता था और करीब 18वीं सदी से ये यहाँ के नवाबों के खुराक का हिस्सा है। कुश्ता एक उर्दू का लफ्ज़ है। कुश्ता मतलब ये कि जो बर्तन में खाना पकता है और जो अच्छा बर्तन हो कॉपर का, जिसपे चांदी की कलई हो, उसमें जो खाना बनता है वो एक कुश्ता हो जाता है। अवध के जो नवाब थे, जिनका नाम नवाब वाजिद अली शाह, उनकी जो बेगमें थीं वो 365 थी। तो वो क्यों थी? वो खाने जो खाते थे उससे उनकी जो जिस्मानी ताकत है वो बढ़ती थी। ये हकीकत है, समझे आप? तो जो जड़ी बूटियों से अवधी खाना तैयार होता है, तो उसी तरीके से वो लोग वो खाते थे खाना, और उससे वो ताकत लेते थे, जिस्मानी और सेक्सी ताकत उनको मिलती थी। ये खासियत है। नवाबों को चुस्ती देने वाले इन खानों का मुख्य आधार था वो बर्तन जिसमें इन्हें पकाया जाता था। तांबे, पीतल और चांदी के ये बर्तन लखनऊ के गली मोहल्लों में आज भी बिकते हैं। इन बर्तनों के नाम भले ही उर्दू और फारसी हों, मगर इन्हीं से मिलते जुलते बर्तन आज से कुछ 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले हैं। अवध के नवाबों ने इन्हीं बर्तनों में कैद की दम बिरयानी की रूह और यहाँ के शाही दस्तरखान के बेमिसाल स्वाद, जो मौसम और मिजाज के मुताबिक पकाए गए। शाही रसोइयों की रिवायतों को लखनऊ के गली कूचों में लाए टुंडे कबाबी और शिखावत जैसे फनकार, जिन्होंने लखनऊ को तोहफा दिया काकोरी और गलावटी जैसे मेल्ट इन द माउथ कबाब्स का। जायके के इस दरबार में शामिल हुए हलवे, फिरनी और शाही टुकड़ा जैसे पकवान, जिनका स्वाद अवधी जुबान जितना ही मीठा है, नवाबों के इतिहास को हिफाजत से महफूज रखा है अवध ने, और यहाँ का हर बाशिंदा अपने आप में आज भी नवाब है। ये थी कहानी अवध के खाने की।